Hello everyone. Today's topic is refrigeration and air conditioning. In GATE point of view, it covers almost 4 to 5 marks. ठीक है, रेफ्रिजरेशन यहाँ से आप ले सकते हैं फ्रॉम वन क्वेश्चन ऑफ 2 marks and one question of 1 marks, और in air conditioning one question from 2 marks, one question from 1 marks, or maximum one more question from 1 marks. Okay. बट मैक्सिमम मार्क्स जो होगा इसमें से 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे जाते हैं. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, one should have knowledge about basics of thermodynamics. ठीक है, आपको थर्मोडायनेमिक्स के सारे बेसिक्स पता होने चाहिए, और उन बेसिक्स में से वो सारी चीजें जो मैं यहाँ लिस्टेड आउट कर रहा हूँ, दैट यू मस्ट नो. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स. सेकेंड, first law of thermodynamics, then second law, and at the end what is entropy, enthalpy. ठीक है. So before starting refrigeration and air conditioning topic, I will give you some basic information about these terms. I know कि आप लोग इन सारे टर्म्स से ऑलरेडी यू नो व्हाट आर द थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इज फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, एंड व्हाट इज एंट्रोपी, एंथैल्पी, बट बिफोर स्टार्टिंग let's go through it. So point number 1 is, what is thermodynamics. So what is thermodynamics? It is a branch of science which deals with the study of energy interaction and its impact on the properties of the system, in simple language. Okay, so let me write so that it will be useful for you. It is a branch of science which deals with the study of energy interaction and its impact on the properties of the system. ठीक है. एनर्जी इंटरेक्शन, यहाँ जो एक टर्म यूज हुआ, ये एनर्जी इंटरेक्शन क्या हो सकता है? इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वर्क. ठीक है. सो अगर किसी सिस्टम में, ठीक है, एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है सराउंडिंग के साथ, सो उस इंटरेक्शन की वजह से सिस्टम की प्रॉपर्टीज पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है. उसकी प्रॉपर्टीज मींस उसके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अदर प्रॉपर्टीज, उस पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उसकी स्टडी जिसमें हम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं. आई होप यू ऑल गॉट माय पॉइंट. ठीक है. यहाँ जो टर्म यूज हुआ है सिस्टम, वो सिस्टम क्या होता है? इट इज द फिक्स्ड मास और फिक्स्ड रीजन इन स्पेस अंडर विच आर स्टडी इज फोकस्ड. इसी की तरह होता है सराउंडिंग. सराउंडिंग क्या होता है? एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, है ना. if there is a system on which our study is focused, then everything which is surrounding to it
that goes under the surrounding. And one more thing, one more term is boundary. What is boundary? Boundary is something which separate this system and surrounding. Means this is the boundary. This is the boundary. And we know that together system plus surrounding is known as यूनिवर्स. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्स कहते हैं. ओके, ये सारी चीजें आपको पता है. तो अब नेक्स्ट टर्म जो है हमारा वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. वो क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. और हमें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम और क्या क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ. या इसी को हम क्या कहते हैं? जूल्स लॉ. ठीक है, एनर्जी इंटरेक्शन लॉ या जूल्स लॉ. अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का स्टेटमेंट क्या है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट वन काइंड ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर काइंड ऑफ एनर्जी. ठीक है, ये क्या है? इसका स्टेटमेंट है. अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होते हैं उसको अगर मैं मैथमेटिकल टर्म में लिखूं, सो फॉर साइकिल, फॉर एनी साइकिल क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू will be equals to cyclic integral of dw. Means cyclic integral of heat interaction is equal to cyclic integral of work interaction. This is for cycle. For any process ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जाती है? dq is equals to du plus dw. ठीक है, दिस इज फॉर एनी प्रोसेस. अब साइकिल क्या होता है? साइकिल हम किसे कहते हैं? साइकिल सपोज अगर हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, सपोज दिस पॉइंट 1 दिस पॉइंट 2, एक प्रोसेस हुआ है फ्रॉम 1 to 2 एंड द प्रोसेस 2 to 1 इज रिटर्निंग इन दिस. सो अगर हमारा इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? साइकिल. सो अगर हमारे पास कोई साइक्लिक प्रोसेस है तो उसके लिए हमारे लिए फर्स्ट लॉ की इक्वेशन क्या होती है? dq is equals to dw for any process. अभी प्रोसेस हम किसे कहते हैं? चेंज ऑफ स्टेट. अगर हमारे पास स्टेट में चेंजेस हो रहा है, सपोज हमारे पास एक पॉइंट है 1, एक पॉइंट है 2, हमारी कर्व जो आ रही है पॉइंट 1 से 2 इधर जा रही है. मींस हमारा पॉइंट 1 पर जो टेम्परेचर था या प्रेशर था वो P1 था और पॉइंट 2 पर हमारा प्रेशर होगा P2. मींस ये P1 से P2 जो चेंज ऑफ स्टेट हुआ उसे हम क्या कहते हैं? प्रोसेस. सो एनी प्रोसेस, फॉर एनी प्रोसेस हमारा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से बन जाता है dq is equals to du is equals plus dw. ठीक है, ये क्या था? हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था. ये किस लिए था? दिस इज फॉर क्लोज्ड सिस्टम. अगर हमारा सिस्टम क्लोज्ड है, जिसे हम नॉन फ्लो सिस्टम भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम? नॉन फ्लो सिस्टम. बट अगर फ्लो सिस्टम हुआ तो क्या कहेंगे? फॉर फ्लो सिस्टम, फॉर फ्लो सिस्टम, फ्लो सिस्टम अगर हुआ तो क्या कहेंगे हम उसे? या इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. वो क्या होती है? वो होती है H1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस G टाइम्स Z1 प्लस Q heat exchange in under control volume is equals to H2 plus V2 square by 2 plus GZ2 plus work under control volume. ठीक है, ये होता है. अब इसमें जो टर्म आ रहा है H, ये क्या हमारे पास? एंथैल्पी है. V क्या है हमारे पास? वेलोसिटी है. Z हमें पता है इवोल्यूशन है, डेटम से कितनी हाइट पर है. क्यों जो है ये हमारा हीट है अंडर कंट्रोल वॉल्यूम, और ये पॉइंट 1 पर है सारी चीजें, ये है पॉइंट 2 पर. यहाँ W क्या है? वर्क अंडर कंट्रोल वॉल्यूम होगा. ठीक है, ये था ये इक्वेशन फॉर क्लोज सिस्टम साइक्लिक प्रोसेस. हमारी इक्वेशन ये फॉर क्लोज सिस्टम
any process equation for non flow system, any process ये इक्वेशन फॉर नॉन फ्लो सिस्टम, साइक्लिक प्रोसेस ये सिस्टम, फॉर फ्लो सिस्टम हमारे पास ये इक्वेशन एक बन के आती है। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट लॉ। अब एक क्विक से देखते हैं सेकंड लॉ क्या है। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या होता है, अब वो फट से हम देख लेते हैं। ओके, अब सेकंड लॉ जो है इसको हम क्या कह सकते हैं, हम इसे डायरेक्शनल लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, डायरेक्शनल लॉ। ठीक है, अभी देखिए फर्स्ट लॉ जो हमारे पास था, फर्स्ट लॉ में हमें इतना तो पता था कि हमारी एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, एक फॉर्म की एनर्जी जो है दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है, बट ये हमें डायरेक्शन नहीं बताता था कि किस डायरेक्शन में फ्लो होने वाला एनर्जी का, हाई टू लो, लो टू हाई, कैसा किस डायरेक्शन में, ए टू बी या बी से ए, किस डायरेक्शन में फ्लो का ये नहीं पता चलता था। ये हमें पता चलता है फ्रॉम दी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, इसे डायरेक्शनल लॉ भी कहते हैं। इसमें जो हमारे पास मेन पॉइंट है वो है केल्विन प्लैंक्स, केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट, और दूसरा है क्लॉसियस। ठीक है, क्लॉसियस स्पेलिंग है जो भी, स्टेटमेंट इसमें इतना नहीं जाते हैं। ठीक है, ओके, केल्विन स्टेटमेंट और प्लैंक्स स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट है जो हमें हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। केल्विन प्लैंक्स क्या बोलता है, केल्विन प्लैंक्स स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच operates in a cycle and produces work continuously while interacting with single heat reservoir or thermal reservoir। ठीक है, स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख लेता हूँ सो दैट ये आपके लिए इजी हो जाए। क्या है कि इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल to construct a device which operates in a cycle and produces work continuously while interacting with single thermal reservoir। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अगर एक ऐसा डिवाइस जो तो साइक्लिक है, मींस इसके ऑपरेशन साइक्लिक है, एंड वो इंटरैक्ट कर रहा है विथ ओनली सिंगल थर्मल रिजर्वर और कंटिन्यूसली वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा हम डिवाइस नहीं बना सकते। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने एक थर्मल रिजर्वर टेम्परेचर T1 पे, यहाँ से मैंने हीट Q1 ली और मैंने डिवाइस को दी, और वो डिवाइस कंटिन्यूसली वर्क प्रोड्यूस कर रहा है विदाउट विदाउट एक्सट्रैक्टिंग सम अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द डिवाइस। ठीक है, हमने यहाँ पे Q1 हीट अप्लाई किया सिस्टम को, और वो सिस्टम पूरा के पूरी हीट को क्या कर रहा है, वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं कर सकता। हमारा कुछ ना कुछ यहाँ पर हीट Q2 लॉस होगा ही होगा, और अगर आप चाहते हो ऐसा डिवाइस बनाना तो इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से हमें जो आइडिया मिलता है वो आइडिया मिलता है हीट इंजन का। इसका आइडिया मिलता है हीट इंजन का। ठीक है, अब क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या बोलता है, क्लॉसियस स्टेटमेंट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस व्हिच ऑपरेट्स ऑन अ साइकिल and transfer the heat from low temperature reservoir to the high temperature reservoir without consuming any other form of energy। इसका क्या मतलब है, क्लॉसियस ये बोलता है कि अगर हमें नेचर के अगेंस्ट काम करना है, मींस हमें पता है कि कोई किसी भी चीज का फ्लो जो होता है वो हाई टू लो होता है। पोटेंशियल वोल्टेज कैसा होता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में क्या होता है, फ्लो होता है। अगर हाई लेवल पर कोई चीज रखी हुई है और लो लेवल पे एक चीज है, तो ऊपर से नीचे तक आराम से वाटर फ्लो हो सकता है अगर ग्रेडियंट है वहां पर तो। बट और टेम्परेचर भी इसी तरह है, अगर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, तो जो फ्लो होगा हीट का वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर होगा। तो क्लॉसियस ये कहना चाहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस व्हिच इज ऑपरेटिंग ऑन अ साइकिल एंड ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई, मतलब कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी पर हमें हीट को ट्रांसफर करना है जो कि अगेंस्ट नेचर है। तो हम ऐसा डिवाइस नहीं
बना सकते हैं जो कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर हीट को फ्लो करे until and unless we are providing some amount of energy to it। ठीक है, इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में पहले लिख लेते हैं so that it will be easy for you कि it is impossible to construct a device operating in a cycle and transfer heat from low temperature body to high temperature body without any वर्क इनपुट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास इस तरह की कोई बॉडी है, यह टेम्परेचर T1 पे, यह टेम्परेचर T2 पे, अगर हमारे पास यह है कि T1 इज ग्रेटर देन T2 है और हमें क्या करना है, हीट Q1 यहाँ पे Q2 पे ट्रांसफर करना है, तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क इनपुट देना पड़ेगा। अगर हम वर्क इनपुट देते तो ही ये पॉसिबल होगा। तो इस स्टेटमेंट से क्या हुआ, इस स्टेटमेंट से क्या हुआ, इस स्टेटमेंट से दो पॉसिबिलिटी हो पाई। एक तो था कि हीट पंप का कंसेप्ट आया, दूसरा रेफ्रिजरेटर का, इसका क्या हुआ, कंसेप्ट सामने आया। ठीक है, इसलिए हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता होना चाहिए था। अब दो टर्म जो है वो बहुत ज्यादा बार बार आएंगे। सबसे पहला तो व्हाट इज एंथैल्पी एंड सेकंड एंट्रोपी। सबसे पहले तो देखिए कि एंथैल्पी को हम डिनोट करते हैं H से। ठीक है, एंथैल्पी होती क्या है? एंथैल्पी इज समथिंग इज द एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद द फ्लोइंग फ्लूइड। अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उस फ्लूइड के साथ जो एनर्जी है उसे क्या कहते हैं, हम एंथैल्पी कहते हैं। क्या है? इट इज एनर्जी एसोसिएटेड विथ फ्लोइंग फ्लूइड। ठीक है, मैथमेटिकली जो हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं वो H इज इक्वल्स टू U प्लस PV। ठीक है, हो गया फ्लोइंग फ्लूइड। इसका मतलब ये होता है कि ये हमेशा फ्लो, ये स्टडी स्टेट के लिए बिल्कुल नहीं है। जहां पे भी हमारे पास अनस्टडी स्टेट या स्टडी फ्लो मिलेगा वहां हमें एंथैल्पी का टर्म हमें देखने मिलेगा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एंथैल्पी देखने को मिलेगी। ठीक है, सेकंड है जो वो है एंट्रोपी, जिसे हम डिनोट करते हैं S से। अब एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी जो हम जानते हैं नॉर्मली कि इट इज अ मेजरमेंट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, बट हमें समझने के लिए इसकी बेस्ट डेफिनेशन जो है वो ये है कि इट इज द मेजरमेंट ऑफ, इट इज द मेजरमेंट ऑफ लॉसेस। ठीक है, किस तरह का लॉसेस? अभी देखिए हमारे पास जो हीट लॉस हो रहा है, अगर सिस्टम टू सराउंडिंग में कितना लॉस हो रहा है वो हमें बताता है, उसकी मेजरमेंट एंट्रोपी बताती है। ठीक है, सपोज अगर मैं कह रहा हूं कि किसी सिस्टम की एंट्रोपी वो इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हो, उसके लॉसेस उसमें इंक्रीज हो रहे हैं, लॉसेस बढ़ रहे हैं हीट के, मतलब इफिशियंसी हमारी क्या हो रही है, सिस्टम की लो हो रही है। ठीक है, इसी तरह अगर एंट्रोपी मैंने बोला कि डिक्रीज हो रही है सिस्टम की, इसका मतलब क्या, लॉसेस हमारे डिक्रीज हो रहे हैं और इसका मतलब इफिशियंसी उसकी बढ़ रही है। ठीक है, एंट्रोपी की डिफरेंट फॉर्मूले जो है डिफरेंट कंडीशन से वो भी आपको पता ही होंगे। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी जो आपको पता होना चाहिए था बिफोर स्टार्टिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्चुअल टॉपिक विच इज रेफ्रिजरेशन।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं रेफ्रिजरेशन। सो रेफ्रिजरेशन को समझते हैं सबसे पहले उसकी डेफिनेशन। व्हाट इज रेफ्रिजरेशन? रेफ्रिजरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअसली रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम द सिस्टम where the temperature is already below the temperature of surrounding। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि रेफ्रिजरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, सिस्टम से हीट को निकालते रहते हैं ताकि वो और ठंडा हो, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम स्टोरेज से या सिस्टम से कंटिन्यूअसली हीट को रिमूव करते हैं सो दैट वो और कूल होता जाए, वो और ठंडा होता जाए। ठीक है, और इस प्रोसेस के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेटर कहते हैं। और वो सब्सटेंस जो हम रेफ्रिजरेटर में इस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेंट। ठीक है, एक तो रेफ्रिजरेशन हुआ, रेफ्रिजरेशन इज अ प्रोसेस, डिवाइस जो हम यूज कर रहे हैं वो है रेफ्रिजरेटर, और सब्सटेंस जो हम यूज कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? हम रेफ्रिजरेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ताकि आपके लिए इजी हो ये कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ continuous removal of heat from the system where temperature is already below the temperature of सराउंडिंग। ठीक है, क्या करना है हमें? हमें हमारे सिस्टम से, जो सिस्टम मीन्स हमने पहली बात की, सिस्टम मतलब वो होता है जहां पर हमारा पूरी स्टडी फोकस्ड होती है। ठीक है, तो वो एरिया जिसे हमें कूल करना है, वहां से कंटिन्यूस हम हीट को रिमूव कर रहे हैं और उसका टेम्परेचर जो है वो लो से लो रखते जा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को रेफ्रिजरेशन कहेंगे। ठीक है, वो हो गया रेफ्रिजरेशन। नाउ के अ सिस्टम विच इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस, उसको हम क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेटर। द नेक्स्ट पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए कि अ सिस्टम which is used for this purpose is called रेफ्रिजरेटर। और वो सब्सटेंस जो यूज होता है फॉर दिस प्रोसेस उसको क्या बोलते हैं हम? रेफ्रिजरेंट। क्या बोलते हैं हम? रेफ्रिजरेंट। एंड सब्सटेंस इज कॉल्ड रेफ्रिजरेंट। ठीक है, रेफ्रिजरेंट जो है ये टर्म आप बार बार यूज सुनने वाले हैं थ्रू आउट दिस सब्जेक्ट। ठीक है, रेफ्रिजरेंट। ठीक है, तो एग्जांपल्स कुछ हैं रेफ्रिजरेंट की जो आप देखने वाले हो। एग्जांपल्स है NH3 जैसे अमोनिया, R134, R12 ETC। ये सारे क्या हैं? ये तो अमोनिया हो गया, NH3, R134, R12, ये सारे चीजें हम देखने वाले हैं रेफ्रिजरेंट की जब हम डिजिग्नेशन करेंगे तो। ठीक है, ये हो गया रेफ्रिजरेशन। ठीक है, रेफ्रिजरेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअसली रिमूवल ऑफ हीट। हमारे स्टोरेज से कंटिन्यूअसली हीट को रिमूव करना है और हमारे स्पेस को ठंडा करने का जो प्रोसेस है उसे हम कहेंगे रेफ्रिजरेशन। और जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं उसे कहेंगे रेफ्रिजरेटर, सब्सटेंस को हम कहेंगे रेफ्रिजरेंट। होप यू अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट पॉइंट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट RE। अब ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है ये एक ऐसा टर्म है जो बार बार आप सुनने वाले हैं। लाइक रेफ्रिजरेंट के जैसे हम रेफ्रिजरेंट को हम कह रहे थे कि रेफ्रिजरेंट बार बार हर जगह आने वाला है, सेम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी है एक ऐसा पॉइंट जो बार बार आने वाला है। ठीक है, सो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता क्या है? ये एक्चुअल में एक तरह की हीट होती है। क्या होती है ये? हीट। अभी हमने रेफ्रिजरेशन जो है उसकी डेफिनेशन में देखा कि हमें कंटिन्यूअसली रिमूवल ऑफ हीट करना है।
ठीक है, तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट रिमूव कर रहे हैं कंटिन्यूसली स्टोरेज स्पेस से, या जो हमारा सिस्टम वहां से जो हम हीट को कंटिन्यूसली रिमूव कर रहे हैं, उसी हीट को हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। क्या हो गया? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस इन ऑर्डर टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर। इसे लिख लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट which is to be extracted from storage space in order to maintain lower temperature। ठीक है, क्या है ये? वही अमाउंट ऑफ हीट है जिसकी बात हम रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन में कर रहे थे कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट वी हैव टू एक्सट्रैक्ट टू मेक दैट स्टोरेज स्पेस टेम्परेचर लोअर टू लोअर। ठीक है, उसे हम कहेंगे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। The next point is, the next definition is units of refrigeration। Unit of refrigeration। क्या है यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन? देखिए, इसे नॉर्मली जो हम डिफाइन करते हैं वो टर्न्स ऑफ रेफ्रिजरेशन में TR। बट ये होता क्या है? इन सिंपल वर्ड अगर मैं ये समझाऊं तो रेफ्रिजरेशन, टर्न्स ऑफ रेफ्रिजरेशन मीन्स है हमारे पास अगर 1 टन ऑफ वाटर है और वन टन ऑफ वाटर है एट 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इज कांस्टेंट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर हमें 24 आवर्स तक हीट को रिमूव करना है वाटर में से और उसे 1 टन ऑफ आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए जो हमने हीट को एक्सट्रैक्ट किया है वो है टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, क्या है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन? क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड टू कन्वर्ट 1 टन ऑफ वाटर into 1 ton of ice in 24 hours at 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए, मुझे आई नो, मुझे उम्मीद ये है कि आपको ये पता होगा कि हीट दो टाइप की होती है, एक तो लेटेंट हीट और दूसरी जो होती है सेंसिबल हीट। ठीक है, हीट ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? सेंसिबल हीट। लेटेंट हीट क्या होती है? ड्यू टू द फेज चेंज, जहां पर हमारे पास सिर्फ फेज चेंज होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। सिंस यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन में हमने क्या बोला कि कांस्टेंट 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर से आइस में कन्वर्ट करना फॉर 24 आवर्स। तो यहाँ पर जो हीट होगी वो क्या होगी? लेटेंट हीट होगी। ठीक है, दिखते हैं कि इट इज डिफाइंड एज amount of heat extracted to convert 1 ton of water into 1 ton of ice in 24 hours at 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर हम इसे मैथमेटिकल टर्म में डिनोट करना चाहे तो कैसा होगा? 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल्स टू, सिंस हमें पता ही है एक हीट है क्यों, और वो भी कौन सी? लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट हो गई डिवाइडेड बाय, ये क्या होगी? जूल में होगी। अब अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है इन वाट तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा जो कि 24 आवर्स। ठीक है, तो एक जूल पर आवर्स में होगा कन्वर्ट। ठीक है, अभी लेटेंट हीट ऑफ वाटर क्या होती है? 334 इंटू 10⁻³ किलो जूल डिवाइडेड बाय 24 इंटू 60 अभी हमने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया? कन्वर्ट कर दिया हमने इसे सेकेंड्स में। ठीक है, हो गया। सो ये क्या होता है? वैल्यू कम्स आउट 3.86 किलो वैट। कितनी आती है? 3.86 अप्रोक्सीमेट।
ठीक है। बट फॉर आवर कन्वीनियंट और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन वो लेते हैं 3.5 किलो वैट। ठीक है, क्या करते हैं हम 3.5 किलो वैट लेते हैं। इसी को हम क्या कर सकते हैं 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। इन टर्म्स ऑफ मिनट क्या होगा ये 210 किलो जूल पर मिनट, और यही क्या होगा 12600 किलो जूल पर आवर। सारे के सारे क्या है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, हमने देख लिया व्हाट इज रेफ्रिजरेशन, व्हाट इज रेफ्रिजरेटर, व्हाट इज रेफ्रिजरेंट, व्हाट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, दैट इज टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। इन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये हमें रिलेशन याद रखना है जिससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे या जहां से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा सॉल्व होना। ठीक है, अब अगर हमने ये सारी चीजें देख ली हैं तो द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट। टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट के रेफ्रिजरेंट की क्या टाइप्स हैं। ठीक है, there are two types of refrigerant. Number one is called primary and number two is called secondary. अब प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को अगर मैं नॉर्मल सी लैंग्वेज में बताऊं तो ये कि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट आर दोज रेफ्रिजरेंट दैट एब्जॉर्ब द हीट डायरेक्टली फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस। मतलब क्या होता है कि हमें इसे डायरेक्टली स्टोरेज स्पेस के थ्रू आउट में हम इसे फ्लो कराएंगे, वहां से क्या करेगा ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इससे हम कहेंगे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। बट सेकेंडरी क्या होती है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है, डायरेक्टली हम उसे स्टोरेज स्पेस में नहीं गो थ्रू करा सकते। हम क्या करते हैं सबसे पहले इसे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से पास करवाते हैं, जहां प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या करता है फर्स्ट इसे कूल करता है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को, उसके बाद हम अब इसे क्या कर सकते हैं स्टोरेज स्पेस में क्या कर सकते हैं फ्लो करा सकते हैं। ओके, हमें पता है कि रेफ्रिजरेंट जो होते हैं उनके जो टेम्परेचर होते हैं वो माइनस में होते हैं, है ना। तो क्या करना होता है हमें सेकेंडरी को सबसे पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से पास करा के कूल करना पड़ता है, उसके बाद हम उसे क्या कर सकते हैं गो थ्रू करा सकते हैं। सो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या हो गया हमारा, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या बोलेंगे, those refrigerant which absorb heat directly from storage space। ठीक है, तो सेकेंडरी क्या होगा, सेकेंडरी क्या होता है these refrigerant first cooled by primary and then used for cooling the required space। ठीक है, ये दो टाइप के हमारे पास सिर्फ रेफ्रिजरेंट होते हैं। ठीक है, अब the important question is the designation of refrigerant। ठीक है, इस पे आपको क्वेश्चंस 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देयर आर 3 केसेस दैट वी आर गोइंग टू लिस्ट। केस 1, ये क्या होता है, दिस इज फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो केस 2 है हमारा वो होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड द केस 3 जो हमारा है वो क्या होता है, वो होता है इनऑर्गेनिक, डायरेक्टली इनऑर्गेनिक। और ये दोनों किस में आते हैं, ऑर्गेनिक में, है ना, बिकॉज कार्बन है, जिसमें कार्बन होगा
वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक में आता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब उसमें हमारे पास कार्बन नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीन केसेस हमें देखने हैं और इन तीनों केसेस में किस तरह से हमें डिजिग्नेट करना है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो केस वन हम उठाते हैं। क्या है केस वन हमारा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो फॉर्मूला होने वाला है वो कुछ इस तरह होगा, CmHnFp एंड Cl3, ये होने वाला है। ठीक है, इस फॉर्म में हमें मिलने वाला है। तो जहां भी हमें CmHnFpCl आया, तो इसके लिए जो नेमिंग होगी कुछ तरह होगी, R, M-1, N+1 एंड देन P। ठीक है, ये हो जाएगा डेजिग्नेशन फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड, उस वो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? वो इस तरह के, अगर N+P+Q इज इक्वल्स टू 2M+2 आता है, तो वो हमारे पास जो केस होगा वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का केस होगा, और उसकी डेजिग्नेशन कुछ इस तरह से हम करने वाले हैं। ठीक है, ये था केस वन के लिए। अब अगर हमारे पास केस टू हम लेते हैं, नंबर टू इस केस टू, वो किस तरह होगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए सेम CmHnFpCl3, ये होने वाला है। अब चेंजेस कहाँ आएंगे? चेंजेस यहाँ आएंगे कि इसके लिए जो वैल्यू होगी वो होगी R1 हो जाएगा, 1 हमें लिखना ही है। उसके बाद आएगा ये M-1, N+1 एंड P, ये होगा डेजिग्नेशन फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड इसके लिए जो कंडीशन होगी वो होगी N+P+Q इज इक्वल्स टू 2M। ठीक है, ये हो गया केस नंबर टू फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, केस थ्री देखते हैं हम। केस थ्री क्या है हमारा? क्या है वो होता है इनऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक के लिए कैसा रहेगा? इसके लिए जो हमारे पास नोमेनक्लेचर रहेंगे वो तो हम पहचान जाएंगे, बिकॉज उस फॉर्मूले में कार्बन नहीं होगा, है ना, कार्बन प्रेजेंट नहीं है। तो इसके लिए जो हमें डेजिग्नेशन देनी है वो किस तरह होगी? R700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट से हमें क्या करना है? प्लस करना है 700, तो R और जो भी आएगी वैल्यूज, जो भी नंबर आएंगे वो क्या हो जाएगा? इसका इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए डेजिग्नेशन हो जाएगा। ठीक है, ये तीन केसेस थे हमारे पास, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और तीसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। ठीक है, ओके। अभी क्या कर सकते हैं हम? ये सारी चीजें हो गई, ये जो बेसिक सी नॉलेज जो हमें देनी थी कि व्हाट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेंट, व्हाट इज द टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट, ये सारी चीजें क्या हो गई? यहाँ कवर होती है। ठीक है, अभी क्या करना है? हमें कुछ साइकिल्स देखने हैं, कूलिंग साइकिल्स, जो यूज किया जाता है फॉर रेफ्रिजरेशन प्रोसेस। ठीक है, उसमें तीन साइकिल्स आज हम देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला होगा आइडियल साइकिल होगी, दूसरी प्रैक्टिकल साइकिल होगी फर्स्ट, और तीसरी जो होगी सेकेंड प्रैक्टिकल साइकिल। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहली जो है वो है रिवर्स कार्नोट साइकिल। इसी को हम क्या कहते हैं? आइडियल
रेफ्रिजरेशन साइकिल। देखिए हमारे पास कार्नोट साइकिल जो है, जिसे हम 100% इफिशिएंट साइकिल बोलते हैं, वो क्या है, हीट इंजन के लिए, जिसकी पीवी डायग्राम या टीएस डायग्राम कुछ इस तरह होगी। इसे अभी छोड़िए, रिवर्स छोड़िए, अभी हम क्या करते हैं, कार्नोट साइकिल देते हैं। कार्नोट कार्नोट साइकिल किस तरह होती है, अगर हम उसका पीवी डायग्राम बनाना चाहें तो पीवी डायग्राम कुछ इस तरह होती है, ये इस तरह से कंप्रेशन एक्सपांशन और इस तरह से कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। ठीक है, होता क्या है, प्रोसेस 1 2 3 एंड 4 होता है। 1 2 2 रिवर्सिबल कंप्रेशन, कांस्टेंट टेम्परेचर, हीट एडिशन, एक्सपांशन एंड हीट रिजेक्शन। ठीक है, ये क्या होती है, हमारी पीवी डायग्राम होती है। ठीक है, सिमिलरली हमारी जो टीएस डायग्राम होती है वो किस तरह होती है, कुछ इस तरह होती है, 1 2 3 4। ठीक है, टीएस डायग्राम होती है। अब देखिए होता क्या है कि पीवीटीएस डायग्राम, इसमें क्या होता है, हमारे पास जो हीट इंजन साइकिल होती है वो कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज साइकिल्स चल रही होती है। अगर मैं इसे ही रिवर्स कर दूं, मतलब क्लॉकवाइज कर दूं, तो जो इफेक्ट ये कार्नोट साइकिल दे रहा था हीटिंग, वो अब कूलिंग इफेक्ट देने लगेगा। तो इसी पर हमारा फर्स्ट जो आइडियल साइकिल बना रेफ्रिजरेशन, वो क्या है, रिवर्स कार्नोट साइकिल। ठीक है, रिवर्स कार्नोट साइकिल किस तरह होता है, रिवर्स कार्नोट साइकिल में भी सेम दो प्रोसेसेस होंगे। ठीक है, सबसे पहला रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस, दूसरा रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इन दोनों से मिलकर के दो डायग्राम बनने वाली है। पहली होगी पीवी डायग्राम और दूसरी होगी हमारी टीएस डायग्राम। ठीक है, पीवी डायग्राम में ये हो गया हमारे पास रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस, जो हो गए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम करने क्या वाले, ये आपको पता है कि रिवर्स जाएंगे, 1 2 3 4, है ना, एंड दिस विल बी आवर 1 2 3 and 4। वी नो दैट रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, और ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस मींस टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, सो होता क्या है, फ्रॉम प्रोसेस 1 to 2 इज रिवर्सिबल कंप्रेशन प्रोसेस, 2 to 3 is known as the condensation process, 3 to 4 is expansion process, एंड 4 to 1 जहां हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलता है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलता है, जहां इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, सो 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 to 3 आइसोथर्मल कंडेंसेशन प्रोसेस, 3 to 4 isentropic expansion, and 4 to 1 is evaporation process। ठीक है, यहाँ यहीं से क्या होता है, हमारी हीट जो स्टोरेज स्पेस है वहां से यहाँ अंदर आती है, और यहाँ से क्या होती है, एक्सट्रैक्ट होकर बाहर चली जाती है फ्रॉम दी कंडेंसेशन प्रोसेस। ठीक है, ओके, एक टर्म जो हम यूज करने वाले हैं इन केस ऑफ हीट इंजन, क्या करते हैं हम, हीट इंजन, अगर हमें परफॉर्मेंस फाइंड आउट करना है इंजन का, तो हम क्या यूज करते हैं, इफिशियंसी।
इफिशियंसी क्या होती है, हीट इंजन की इफिशियंसी डब्ल्यू नेट डिवाइड बाय क्यू सप्लाइड, जो हमने हीट को सप्लाइड किया। सो सेम इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या हम करने वाले हैं, इफिशियंसी अगर मुझे फाइंड आउट करना है या परफॉर्मेंस अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस लेता हूँ। वो क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय डब्ल्यू नेट। ठीक है, अब यहाँ डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट जो हमारा है वो इवेपोरेशन का है ना। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वही डिजायर्ड इफेक्ट है हमारा। तो सीओपी क्या होता है, क्यू ऑफ इवेपोरेटेड जो हो रहा है वो डिवाइड बाय डब्ल्यू नेट। डब्ल्यू नेट क्या बोल सकते हैं हम, इसी को हम बोल सकते हैं कंप्रेशन वर्क माइनस टरबाइन वर्क, है ना। ओके ठीक है, अब देखिए सबसे पहला, सिंस इट इज रिवर्सिबल, दोनों के दोनों प्रोसेस, एक तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल है, दूसरा क्या है, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हम क्यू को क्या कर सकते हैं, टीडीएस इक्वेशन अगर हम लगाते हैं तो क्या होता है, देखिए सीओपी इज इक्वल्स टू क्यू ई। अब अगर वही इक्वेशन, वही डायग्राम मैं वापस से बनाऊं, 1 2 3 एंड 4, ये क्या है हमारा, ठीक है, ये हमारी S1 वैल्यू है, ये हमारी S2 वैल्यू है। ठीक है, बिकॉज यहाँ एस है, यहाँ टी है, ये हमारी T1 वैल्यू है, ये हमारी T2 वैल्यू है। अब हीट जो है यहाँ पर हमारा क्यों इवेपोरेशन है, तो क्या होने वाला है, T1 S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय WC क्या है, ये हमारा WC। WC क्या है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं QC माइनस QT, QC माइनस QE कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या होने वाला है कि QC क्या है हमारा, T2, ठीक है, T2 S2 माइनस S1 माइनस T1 S2 माइनस S1। यहाँ से अगर हमने S2 माइनस S1 को निकाल लिया तो क्या बनने वाला है, T1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, ये QC मीन्स हमारा क्यों कंडन, ये QC जो है ये कंडेंसेशन है। ओके, ये कंडेंसेशन है, ये वेपरेशन है, मीन्स ये जो दोनों वर्क था ये दोनों हीट के इक्वल है। ये QC कंप्रेसर नहीं है, ठीक है, कंडेंसर है। सो COP फॉर कार्नोट साइकिल क्या होगा, COP फॉर कार्नोट साइकिल क्या होता है, उसको हम कह सकते हैं कि Q ऑफ इवेपोरेशन डिवाइड बाय Q ऑफ कंडेंसेशन माइनस Q ऑफ इवेपोरेशन, या इसी को हम कह सकते हैं T1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। ये जो है फॉर्मूला, ये आपको याद रखना। ठीक है, ये हमारी क्या थी, आइडियल साइकिल थी। अब इसे आइडियल क्यों कहा है हमने, क्योंकि हमने जो यूज किए हैं प्रोसेसेस वो कैसे हैं, रिवर्सिबल है। हमें रिवर्सिबल प्रोसेस को अडॉप्ट करना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होता है। क्यों, बिकॉज रिवर्सिबल, देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस और आइडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मीन जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाए थ्रू आउट, और आइडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारी हीट का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। तो दोनों साइमल्टेनियसली आ रहे हैं। अब देखिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम हीट टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर डिफरेंस होगा ही होगा। और हीट का अगर फ्लो जीरो रखना, मतलब क्यू जीरो अगर हमें रखना है, मतलब हीट ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट करना पड़ेगा। प्रोसेस इतना फास्ट हो कि उसको चेंज के हीट चेंज होने का उसको टाइम ही ना मिले, तो क्या होगा, वो रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस होगा। दूसरी बात, अगर हीट टेम्परेचर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रखना है हमें, तो हमें क्या करना होगा, बहुत ही स्लो प्रोसेस रखना पड़ेगा, जैसे जो कि हमने देखा है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, इतना स्लो रखना पड़ेगा, इनफाइनेटली स्मॉल रखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि टेम्परेचर डिफरेंस ना हो। तो एक ऐसा प्रोसेस जो आइसोथर्मल है, जो बहुत स्लो हो रहा है, फिर सेकेंडली मुझे ऐसा प्रोसेस चाहिए जो बहुत फास्ट चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, आइडियल साइकिल कहते हैं, आइडियल साइकिल कहते हैं। तो अगर ये आइडियल साइकिल है तो कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए एक्चुअल साइकिल। तो वो साइकिल जो है, जो
फर्स्ट प्रैक्टिकल में आई उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल। फर्स्ट प्रैक्टिकल साइकिल जिसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल। ठीक है, रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल। इसमें क्या होता है, हमारा वर्किंग फ्लूइड जो होगा वो हम क्या लेने वाले हैं, ओनली गैस। और मींस क्या होगा, सिर्फ गैस है मतलब सिंगल फेस, है ना, सिंगल फेस होगा ना, गैस होगा तो। ठीक है, हमने देखा है, हमने पढ़ा है ब्रेटॉन साइकिल। ब्रेटॉन साइकिल कैसा होता है, उसमें हम कैसा यूज कर सकते, क्या करते हैं हम, दो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन और हीट रिएक्शन होता है, और दो रिवर्सिबल आइडियाबैटिक क्या होता है हमारे पास, एक्सपांशन। दो रिवर्सिबल कंप्रेशन एंड एक्सपांशन हमारे पास होता है। ठीक है, प्रोसेस 1 to 2 compression, 2 to 3 constant pressure heat addition, 3 to 4 expansion reversible expansion and 4 to 1 क्या होता है हमारे पास, हीट रिजेक्शन कांस्टेंट प्रेशर। सो अभी देखिए, अब ये पॉसिबल है कि हम कांस्टेंट प्रेशर रख सकें, कांस्टेंट टेम्परेचर से ज्यादा बेटर क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हमारे पास पीवी डायग्राम बनती है। इसी तरह हमारे पास जो बनती है टीएस डायग्राम, वो कुछ इस तरह बनती है कि प्रोसेस 1 2 3 एंड 4, ये हमारे पास टीएस डायग्राम। ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास ब्रेटॉन साइकिल। अब ब्रेटॉन साइकिल जो होती है, अगर इसको मैंने रिवर्स कर दिया तो ये क्या बन जाएगी, रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल। जो हीट दे रहा था वो क्या देगा, कूलिंग इफेक्ट देगा। ऊपर से क्या है, ये गैस सिंगल फेस है और कांस्टेंट प्रेशर है, तो ये फर्स्ट प्रैक्टिकल साइकिल होगा, जिसमें क्योंकि हम प्रेशर जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं कांस्टेंट। सो क्या करने वाले हम, इसी को रिवर्स मींस 1 1 2 3 एंड 4, वो साइकिल जो क्लॉकवाइज चल रही थी, अब उसे हम एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे। ओके सॉरी, क्लॉकवाइज जो हमारे पास साइकिल है वो सारी हीट इंजन की है। जो एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होगी वो सारी कैसी हो जाएगी, रेफ्रिजरेशन साइकिल होगी। इससे पहले हमने कहा था कि जितनी भी रिवर्स जितनी भी एंटी क्लॉकवाइज है वो सारी की सारी हीट इंजन के लिए होती है, बट क्या है, सारी की सारी क्लॉकवाइज है। ठीक है, और सारी एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगी, हमारी आ जाएंगी रेफ्रिजरेशन में। इसी तरह जो टीएस डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी कि 1 2 3 एंड 4, ये हो गई इस तरह की साइकिल। सो ये जो आ गई है इक्वेशन हमारे पास, जो साइकिल बन के आ गई, ये क्या हो गई, रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल। ठीक है, अब अच्छे से देखते हैं इसे। ये है पीवी डायग्राम, 1 2 2 3 3 4 एंड 1 4 1 1 2 3 4। यहाँ पर हमें कंप्रेसर वर्क मिलेगा, यहाँ कंडेंसर से हीट रिजेक्ट होगी, यहाँ एक्सपांशन होगा, यहाँ पर हीट इन होगी फ्रॉम द स्टोरेज। सपोज यहाँ अगर हम इसे इस तरह बताना चाहें थर्मल रिजर्वर के फॉर्म में, तो कुछ इस तरह होगा, ये हमारा टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर T2 और बीच में साइकिल हो रही है। ठीक है, अगेन टीएस डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब इसमें प्रोसेस 1 to 2 क्या है, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस, जिसको हम आइसेंट्रोपिक बोलते हैं, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। ठीक है, 3 to 4 रिवर्सिबल आइडियाबैटिक एक्सपांशन एंड 4 to 1 कांस्टेंट प्रेशर, इसको इवेपोरेशन बोलेंगे, या कांस्टेंट प्रेशर इसको हम क्या कह सकते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म में अगर हम जाएं
तो मुझे पता है कि मुझे निकालना है क्या है, मेन पॉइंट हमारा है सीओपी निकालना है। सीओपी क्या है, हमारा डिजायर्ड इफेक्ट यहाँ पे क्यूई इवेपोरेशन डिवाइड बाय डब्ल्यू नेट मीन्स क्यूई डिवाइड बाय क्यू सी माइनस क्यू साइकिल के लिए, ठीक है। सिंस यहाँ पर हमारे पास सिंगल फेस है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एम सी पी, सिंस कांस्टेंट प्रेशर है ना, एम सी पी क्यू ई क्या होगा, टी वन माइनस टी फोर है ना, टी वन माइनस टी फोर, ये क्यू ई है हमारा, डिवाइडेड बाय क्यू सी क्या है हमारे पास, एम सी पी टी टू माइनस टी थ्री, टी टू माइनस ओके, इंस्टेड ऑफ डब्ल्यू सी क्यू सी एंड क्यू ई वी यूज डब्ल्यू सी एंड डब्ल्यू ई, ठीक है, वर्क के टर्म में ही लेते हैं। एम सी ये हमारा डब्ल्यू सी है, टी टू माइनस टी वन जो कि हमें इजी होगा, ठीक है, फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। सेकेंड एम सी पी टी थ्री माइनस टी फोर। अभी क्या करने वाले हैं हम सबसे पहले एम सी पी निकाल करके यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे कट करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आने वाली है, वो आएगी टी वन माइनस टी फोर, और यहाँ से क्या करेंगे हम, टी वन को कॉमन निकालेंगे, टी वन कॉमन निकालते हैं, बचेगा क्या, टी टू बाई टी वन माइनस वन माइनस टी फोर, यहाँ से टी फोर कॉमन निकालते हैं तो टी थ्री बाई टी फोर माइनस वन, ठीक है। हमें एक रिलेशन पता है, एक रिलेशन हमें पता है, क्या है वो रिलेशन, वो रिलेशन ये है कि टी टू बाई टी वन is equals to P2 by P1 raised to power of gamma upon gamma minus 1 is equals to V1 is equals to, अभी इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, T2 by T1 is equals to P2 by P1, ओके। बट अगर हम डायग्राम में देखें, if we see in diagram 1 2 3 and 4, तो हमें we can find out that T2 by T1 is equivalent to T3 by T4, है ना, T2 by T1 is equivalent to T3 by T4, ठीक है। ये होगा हमारे पास। सो हम क्या कर सकते हैं कि T2 by T1 is equals to T3 by T4 is equivalent to P2 by P1 is equals to gamma upon gamma minus 1। और P2 और P1 क्या है, P2 और P1 क्या है हमारे पास, RP gamma upon gamma minus 1, हमारा RP क्या है हमारे पास, प्रेशर रेशो, है ना। तो COP हमारे पास फाइनली क्या बन के आएगी, वो आएगी 1 अपॉन RP रेज टू पावर gamma minus 1 अपॉन gamma, सॉरी gamma minus 1 अपॉन gamma है ना, -1, ठीक है। ये वो COP का फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, ठीक है। COP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन RP रेज टू पावर gamma minus 1 अपॉन gamma -1, ठीक है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो मैं ये चीज बता सकता हूँ कि COP डिपेंड्स ऑन गामा वैल्यू। अब गामा वैल्यू क्या होती है, ये वर्किंग मीडियम को बताता है ना। गामा की वैल्यू अगर 1.67 है तो क्या है, गामा की वैल्यू 1.44 है तो डायटोमिक है, ये मोनोटोमिक है, ये सारी चीजें बताता है ना, मतलब गामा पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, ठीक है। अब रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल जो है, सिंस इट इज अ सिंगल फेज साइकिल और गैस साइकिल, तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि इससे जो हमारा डिवाइस बनेगा वो लाइट वेटेड रहेगा, बिकॉज इसमें क्या है हमारे पास गैस है। बट COP ऑफ रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल इज लो, ठीक है। इसलिए हमें दूसरे किसी और साइकिल पे जाना पड़ेगा जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, जिसकी COP ज्यादा हो। सिंस हमारे पास कार्नोट साइकिल हम नहीं कर सकते बिकॉज रिवर्सिबल प्रोसेस हम नहीं अचीव कर सकते हैं, तो हम गए फर्स्ट सिंगल फेस के लिए, मतलब गैसियस साइकिल के लिए। बट गैसियस साइकिल में क्या प्रॉब्लम है कि COP कम है। सो नेक्स्ट जो हम जाने वाले हैं वो किसमें जाएंगे, वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे, VCRS साइकिल पे, बिकॉज हमारी COP कम थी, इसलिए हमें कोई दूसरे एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जिसकी इफिशियंसी थोड़ा ज्यादा हो, जिसका COP ज्यादा हो, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम VCRS से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।